सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू न्यूज़पेपर डिकोडेड। आज हम अपना 22 जनवरी का द हिंदू न्यूज़पेपर देख लेते हैं। तो जो फर्स्ट न्यूज़ में यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन के पास इलेक्टोरल रूल्स रिवाइज करने के लिए वाइडेस्ट डिस्क्रिशन है, लेकिन ये पावर अनरेगुलेटेड या फिर आर्बिट्रेरी नहीं हो सकती। तो कोर्ट ने क्लियर किया कि ऑनगोइंग जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन है, इसके एक्सरसाइज को नेचुरल जस्टिस और रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टोरल रूल्स 1960 और प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करना होगा। तो इलेक्शन कमीशन ने आर्ग्यू किया कि जो एसआईआर है, बेसिकली आर्टिकल 324 के साथ सेक्शन 21(3) ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1950 के अंडर वैलिड है, जो इस इलेक्शन कमीशन को स्पेशल रिवीजन का रेजिड्यूरी पावर देता है। लेकिन जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि स्पेशल रिवीजन से एग्जिस्टिंग वोटर्स के जो सिविल राइट्स है वो अफेक्ट होते हैं, इसलिए ट्रांसपेरेंसी ज़रूरी है। तो सेक्शन 21(3) आरपीए में ये लिखा है कि इलेक्शन कमीशन को पावर है कि वो इलेक्टोरल रूल्स का स्पेशल रिवीजन कर सकता है, चाहे पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी हो या कोई स्पेसिफिक पार्ट हो, जब इलेक्शन कमीशन को ज़रूरी लगे और जिस तरीके से वो फिट समझे। फिर जो नेक्स्ट है, यहाँ पे मल्टी डिसिप्लिनरी टीम ऑफ एक्सपर्ट्स टू डिफाइन अरावलीज। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया है कि जो अरावली रेंजेस है उसको प्रॉपरली डिफाइन करना और उसमें कौन कौन सी एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व रहेंगी, अलाउड रहेंगी, इंक्लूडेड रेगुलेटेड माइनिंग। तो इसके लिए डोमेन एक्सपर्ट्स की कमेटी बनाई जाएगी और इस कमेटी में एनवायरमेंटलिस्ट, साइंटिस्ट, फॉरेस्टर्स और जो भी माइनिंग एक्सपर्ट्स हैं उनको इंक्लूड किया जाएगा। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट किया है कि ये जो कमेटी है डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट के सुपरविजन में काम करेगी। तो बैकग्राउंड में बेसिकली 28 नवंबर 2025 को एक जजमेंट आया था, जिसमें कि जो 100 मीटर एंड अबव वाली हिल्स हैं उनको अरावली रेंजेस में इंक्लूड किया गया था और बाकी सबको एक्सक्लूड किया गया था। पर उस पर पब्लिक कंसर्न हुआ, क्योंकि इससे कई हिल्स एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन से बाहर हो जाते। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने उन 29 दिसंबर 2025 को अपने ही ऑर्डर पर स्टे कर दिया और कोर्ट ने क्लियर किया कि जब तक फाइनल डिसीजन नहीं होता तब तक कोई भी नया या फिर रिन्यूड माइनिंग लीज बिना सुप्रीम कोर्ट की परमिशन के नहीं मिलेगा। फिर जो नेक्स्ट है, यहाँ पे फ्री बीज के बारे में है। तो फ्री बीज डिफरेंट फ्रॉम इन्वेस्टिंग इन वेलफेयर फॉर द मार्जिनलाइज से सुप्रीम कोर्ट। तो यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने बेसिकली जो फ्री बीज पर एक क्लियर डिस्टिंक्शन ड्रॉ किया है। कोर्ट ने कहा है कि जो इरेशनल फ्री बीज हैं उस पर पब्लिक मनी खर्च करना और मार्जिनलाइज सेक्शन के लिए वेलफेयर स्कीम्स चलाना, उसमें इन्वेस्ट करना, ये दोनों में अलग अलग चीज़ें हैं। तो जस्टिस सूर्यकांत ने ऑब्जर्व किया कि स्टेट का जो है ड्यूटी है कि वो रेवेन्यू सरप्लस को फ्री मेडिकल केयर और एजुकेशन जैसे इंक्लूसिव डेवलपमेंटल गोल्स के लिए यूज़ करे, ना कि जो इलेक्शन के टाइम पर फ्री बीज के लिए यूज़ करे। तो ये ऑब्लिगेशन बेसिकली बोलते हैं कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी से आता है। और ये ऑब्जर्वेशन जो एडवोकेट हैं अश्विनी कुमार उपाध्याय, उनकी पिटीशन पर आई, जिसमें उन्होंने मांग की कि इलेक्शन से पहले दी जाने वाली जो इरेशनल फ्री बीज है उनको सेक्शन 123 ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के अंडर करप्ट प्रैक्टिसेस डिक्लेयर किया जाए। तो सेक्शन 123 बेसिकली बताता है कि जो इलेक्शन के टाइम पे क्या क्या करप्ट प्रैक्टिसेस होती हैं, जैसे कि ब्राइबरी हो गया, पैसा, गिफ्ट या कोई फ़ायदा जो है वो दिखाकर वोट लेना, अनड्यू इन्फ्लुएंस या फिर अपील करना रिलीजन, कास्ट या कम्युनिटी के नाम पर, फॉल्स स्टेटमेंट जो कैंडिडेट्स की इमेज बिगाड़े। तो ये सब चीज़ें बेसिकली इसमें डिफाइंड है। फिर जो नेक्स्ट है, यहाँ पे राजस्थान कैबिनेट ने एक नया बिल अप्रूव किया है और इसके तहत स्टेट के कुछ एरियाज़ को डिस्टर्ब एरियाज़ जो है डिक्लेयर किया जा सकता है। तो इसका एम है बेसिकली कम्युनल वायलेंस को के बाद जो डिस्ट्रेस सेल ऑफ प्रॉपर्टी होता है उसको रोकना और टेनेंट्स के राइट्स प्रोटेक्ट करना। तो लॉ मिनिस्टर के तहत जो मॉब अनरेस्ट वाला एरिया है या डेमोग्राफिक प्रोफाइल जहाँ पे तेज़ी से चेंज हो रहा है या राइट्स वाला एरिया, उसको डिस्टर्ब्ड एरिया डिक्लेयर किया जा सकता है। और ऐसे एरियाज़ में इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ को ट्रांसफ़र करना बिना गवर्नमेंट की परमिशन के नल एंड वॉइड माना जाएगा। तो ये बिल बेसिकली अपकमिंग बजट सेशन में असेंबली में टेबल किया जाएगा, अभी एक्ट नहीं है। फिर जो नेक्स्ट है, यहाँ पे फॉल्स मैरिज प्रॉमिस इज नॉट क्रिमिनल इफ रिलेशनशिप फेल्स, हाई कोर्ट। तो यहाँ हाई कोर्ट ऑफ कर्नाटका ने एक जजमेंट दिया जिसमें क्लैरिफाई किया है कि सेक्शन 69 जो भारतीय न्याय संहिता का है, उसके अंडर उन केसेस में जहाँ पर सेक्सुअल रिलेशनशिप किसी डिसीट, फ्रॉड या फिर एक्सप्लॉइटेशन के थ्रू बनाई गई हो, जिसमें कि शादी का झूठा वादा करना बिना पूरा उसके करने की नियत होना, तो ये सब क्रिमिनल है। लेकिन कोर्ट ने क्लैरिफाई किया कि ये प्रोविज़न सिर्फ जो है रिलेशनशिप के
या फिर ख़त्म हो जाना उसका, या फिर अफेक्शन ना होना, या फिर इमोशनल डिसअपॉइंटमेंट होना, ये इस चीज़ को क्रिमिनल नहीं बनाते। फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पे, इंडिया मल्स ट्रम्प गाज़ा बोर्ड इनवाइट एज इजराइल यूएई लीडर जॉइंस। तो यहाँ पर इंडिया अभी भी जो यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के इनवाइट पर बनने वाला जो गाज़ा गाज़ा बोर्ड ऑफ पीस है उसको ज्वाइन करने पर विचार कर रहा है। इंडिया को इनवाइट मिला था इसके लिए। तो एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये जो इंडिया को बोर्ड की लेजिटिमेसी, मैंडेट और स्ट्रक्चर को ध्यान में रखकर डिसीजन लेना चाहिए। और इस जो बोर्ड ऑफ पीस है इसमें कई कंट्रीज ज्वाइन भी कर चुके हैं, जैसे कि सऊदी अरेबिया हो गया, टर्की, इजिप्ट, जॉर्डन, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, कतर और जो जबकि जो बेंजामिन नेतन्याहू ने भी इनवाइट एक्सेप्ट किया है। तो सोर्सेज के मुताबिक जो नरेंद्र मोदी हैं वो उनका इजराइल विजिट और जो बेंजामिन नेतन्याहू उनका इंडिया विजिट पर डिस्कशन हो रहा है। और इंडिया ट्रेडिशनली टू स्टेट जो सॉल्यूशन है उसको उसने सपोर्ट किया है इजराइल और पाकिस्तान पैलेस्टीन इशू पर। एक्सपर्ट्स ने बेसिकली बोर्ड का जो कॉरपोरेट गवर्नेंस मॉडल है, जिसमें $1 बिलियन की मेंबरशिप फीस, पाकिस्तान का इस ग्रुप में होना और यूनाइटेड नेशन के ऑल्टरनेटिव से कंसर्न्स उठाए एक्सपर्ट्स ने। तो गवर्नमेंट का कहना है कि मैटर अभी भी अंडर डिस्कशन है और फाइनल डिस्कशन मैंडेट क्लियर होने के बाद ही लिया जाएगा। फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पे पुलिस मीडिया ब्रीफिंग के बारे में है। तो ये क्या है, ये बेसिकली इसका मतलब है कि जब पुलिस ऑफिशियल्स मीडिया को किसी केस या इन्वेस्टिगेशन के बारे में इंफॉर्मेशन देती है, जैसे कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू, प्रेस नोट या ऑफिशियल स्टेटमेंट के थ्रू, तो उससे रिलेटेड है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बेसिकली स्टेट गवर्नमेंट्स को डायरेक्शन दिया है कि वो पुलिस मीडिया ब्रीफिंग के लिए एक स्ट्रॉन्ग प्रॉपर पॉलिसी बनाए, जो कि बेसिकली इसका एम हो कि एक प्रिंसिपल्ड, राइट्स कंपैटिबल और इन्वेस्टिगेशन सेफ फ्रेमवर्क इस्टेब्लिश करना। तो कोर्ट ने कहा है स्टेट को 3 मंथ के अंदर पॉलिसी को इवॉल्व करना होगा और मैनुअल सुप्रीम कोर्ट वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा। तो मैनुअल के मुताबिक पुलिस को सिर्फ वेरीफाइड नेसेसरी इंफॉर्मेशन ही पब्लिक के साथ शेयर करनी चाहिए, ताकि जो प्राइवेसी, डिग्निटी और फेयर ट्रायल राइट्स प्रोटेक्ट हो सके, खासकर सोशल मीडिया के दौर में। फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पे, इंडिया स्पेन मस्ट पूल रिसोर्सेज टू फाइट टेरर, प्रेसिडेंट मुर्मू। तो यहाँ पर जो प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू है उन्होंने कहा है कि इंडिया और स्पेन का टेररिज्म के खिलाफ स्टैंड सेम है और ये ग्लोबल पीस और स्टेबिलिटी के लिए एक सीरियस थ्रेट बना हुआ है। इसलिए सारे कंट्रीज को मिलकर रिसोर्सेज और कैपेबिलिटीज़ पूल करके टेररिज्म के हर फॉर्म को मिलकर लड़ना चाहिए। और प्रेसिडेंट ने कहा कि इंडिया स्पेन रिलेशंस बहुत सदियों से पुराने हैं, जो ट्रेड, कल्चर और डेमोक्रेसी, प्लूरलिज्म जैसे शेयर्ड वैल्यूज़ पर बेस्ड हैं। तो और दोनों देश बेसिकली मल्टीलेटरलिज्म के स्ट्रॉन्ग सपोर्टर हैं और यूनाइटेड नेशन और G20 जैसे प्लेटफॉर्म्स पर मिलकर काम कर सकते हैं। तो यहाँ पर साथ ही कहा कि इंडिया और जो यूरोपियन यूनियन का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, इससे ट्रेड और भी ज़्यादा स्ट्रांग होगा। तो यूरोपियन यूनियन बेसिकली इंडिया का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है, जिसमें 2023-2024 में 135 बिलियन डॉलर का ट्रेड हुआ। जो नेक्स्ट है यहाँ पे, ढाका डिक्लेयर्ड एज नॉन फैमिली स्टेशन एज प्रिकॉशन ऑफिशियल्स। तो यहाँ पर इंडिया ने बांग्लादेश में बेसिकली डिटोरिएट हो रहा है लॉ एंड ऑर्डर, उस सिचुएशन के चलते अपने जो डिप्लोमेटिक ऑफिशियल्स हैं वहाँ पे उनके डिपेंडेंट्स और फैमिली मेम्बर्स को वापस बुला लिया है। तो इंडियन ऑफिशियल्स ने कहा कि ढाका को बेसिकली नॉन फैमिली स्टेशन डिक्लेयर करना एक प्रिकॉशनरी स्टेप है, खासकर 12 फरवरी इलेक्शन जो होने वाला है उससे पहले बढ़ते टेंशन्स के बीच। तो पिछले कुछ महीनों से इंडियन जो हाई कमीशन है ढाका के पास, वहाँ पर 20 से ज़्यादा प्रोटेस्ट हुए और स्टोन पेल्टिंग भी हुई। तो टेंशन और भी बढ़े जब वहाँ के इस्लामिस्ट लीडर शरीफ ओस्मान हदी की मर्डर के बाद बेसिकली रूमर्स फैला कि अटैकर्स इंडिया भाग गए। उसके बाद ये डिसीजन लिया गया। फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पे, बिग एआई स्पेंडिंग डज नॉट गारंटी जियोपॉलिटिकल पावर। तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने कहा कि बहुत बड़े लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स बनाना किसी कंट्री को ऑटोमेटिकली जियोपॉलिटिकल पावर नहीं बना देगा। तो ये बात उन्होंने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो डेवोस में है वहाँ पे कहा। उनका कहना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हो रही जो मैसिव इन्वेस्टमेंट है उसका रियल रिटर्न उन कंट्रीज़ को मिलेगा जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में प्रॉफिटेबली जो है वो इसको डिप्लॉय कर पाएंगी। तो इन्होंने वार्निंग दी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रेस में बहुत ज़्यादा पैसा कुछ कंट्रीज़ लगा रही हैं, फ्यूचर में वो बैंकरप्ट भी हो सकती हैं। तो उन्होंने कहा कि अगर किसी कंट्री का जो लार्ज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल है बंद भी हो जाए
तो इंडिया जैसे जो कंट्रीज़ हैं उस पर ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इंडिया के पास मल्टीपल मिड साइज़ मॉडल्स हैं जो 95% काम के लिए काफ़ी हैं। और उनके मुताबिक जो इंडिया में डिप्लॉयमेंट कैपेबिलिटी है, अफोर्डेबल हार्डवेयर है जैसे सीपीयू, कस्टम सिलिकन्स और इंटीग्रेशन स्किल्स, यही असली स्ट्रेंथ है जहां इंडिया ग्लोबल जो है लीड कर सकता है। फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पे, लैंसेट एक्सपर्ट्स कॉल फॉर अ सिटीजन सेंट्रिक हेल्थ केयर डिलीवरी एंड यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पर जो लीडिंग मेडिकल जर्नल है द लैंसेट, उसने उसके अंडर बनाई गई एक कमीशन जिसमें लगभग 30 हेल्थ एक्सपर्ट शामिल हैं। इन्होंने इंडिया के हेल्थ केयर सिस्टम में मेजर रिफॉर्म्स की सिफारिश की है। कमीशन ने कहा कि इंडिया को पब्लिकली फाइनेंस्ड और पब्लिकली प्रोवाइडेड सिटीजन सेंटर्ड इंटीग्रेटेड हेल्थ केयर सिस्टम की तरफ बढ़ना चाहिए इंडिया को, जो यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज का प्राइमरी बेस हो। साथ ही प्राइवेट सेक्टर की जो स्ट्रेंथ है उसको प्रॉपर्ली यूटिलाइज किया जाए। तो एक्सपर्ट्स ने सिर्फ डॉक्टर्स और स्टाफ की क्वालिफिकेशंस पर फोकस से हटाकर उनकी कॉम्पिटेंसीज, वैल्यू और मोटिवेशन पर जोर देने को कहा। और जो आयुष सिस्टम है जिसमें आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी, ये सब चीज़ें हैं, उनके प्रैक्टिशनर्स को ज़्यादा एम्पावर करने की बात की। तो कमीशन ने बेसिकली जो इंश्योरेंस लॉज हैं, फंड फ्लो इनएफिशिएंसी है, ब्यूरोक्रेसी को हर्डल बताया। और जो डिजिटल टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जीनोमिक्स, इनको रिफॉर्म्स का की इनेबलर माना है। तो रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, ग्लोबल चैलेंजेस फेस कर रही है, तब इंडिया जो है ग्लोबल साउथ की एक स्ट्रॉन्ग हेल्थ वॉइस जो है वो बन सकता है। फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पे, जुडिशियल रिमूवल टफ लॉ विद अ लूप होल। तो यहाँ पर बोलना है कि दिसंबर 2025 में लोकसभा के 107 एमपीज ने जीआर स्वामीनाथन, मद्रास हाई कोर्ट के जज के खिलाफ इम्पीचमेंट मोशन का नोटिस दिया। इम्पीचमेंट यानी रिमूवल मोशन का नोटिस दिया। तो इस मोशन में जज पर 13 चार्जेस लगाए गए, जिसमें जिसमें सेकुलर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल के खिलाफ काम करना, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लॉयर्स को फेवर करना जैसे एलिगेशन शामिल है। तो ये नोटिस बेसिकली ओम बिरला को 9 दिसंबर को सबमिट किया गया। कॉन्स्टिट्यूशन में जजेस के लिए इम्पीचमेंट वर्ड यूज़ नहीं होता, बल्कि रिमूवल टर्म आता है कॉन्स्टिट्यूशन में। तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस के लिए आर्टिकल 124 ऑफ क्लॉज 4 और 124 क्लॉज 5, और हाई कोर्ट के जजेस के लिए आर्टिकल 217 एंड 218 अप्लाई होते हैं। तो जज को सिर्फ जो अप्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी के ग्राउंड्स पर हटाया जा सकता है। तो इस प्रोसेस को रेगुलेट करने के लिए जजेस इंक्वायरीज एक्ट 1968 और रूल्स बनाए गए। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफाई किया कि जो हर गलत जजमेंट या मिस्टेक जो है मिसबिहेवियर नहीं होती है। मिसबिहेवियर का मतलब होता है जो विलफुल मिसकंडक्ट है, करप्शन होना, लैक ऑफ इंटीग्रिटी होना, या फिर मॉरल टर्पिट्यूड, या जहां जानबूझकर जुडिशियल पावर का मिसयूज़ किया गया हो। तो ये बात बेसिकली के वीरा स्वामी केस 1991 और जो एम कृष्णा स्वामी केस 1992 है उसमें क्लियर किया गया है। बोलते लॉ इतना टफ क्यों है कि आर्टिकल जो 124 क्लॉज 4 और 124 क्लॉज 5 है, और जो जजेस इंक्वायरी एक्ट है, बोलते इतना लॉ इतना इम्पीचमेंट जो है वो इतना टफ क्यों है कि लोकसभा में मिनिमम मोशन स्टार्ट करने के लिए 100 एमपी साइन करना चाहिए, राज्यसभा है तो 50 एमपी साइन करें, और फिर ये जो मोशन है ये स्पीकर और चेयरमैन के पास जाता है। तो चेयरमैन के पास, यहाँ पर सबसे बड़ा प्रॉब्लम यहीं पे है, जब स्पीकर और चेयरमैन के पास जाता है ये मोशन, तो स्पीकर या चेयरमैन जो है वो मोशन को एडमिट कर भी सकते हैं और रिजेक्ट भी कर सकते हैं। तो अगर रिजेक्ट कर दिया तो पूरा प्रोसेस वहीं ख़त्म हो जाता है, इवन इन्वेस्टिगेशन भी नहीं होती है। और अगर एडमिट कर लिया तो 3 मेंबर्स की इंक्वायरी कमेटी बनाई जाती है, जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट के एक सिटिंग जज होते हैं, जो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस होते हैं, और एक डिस्टिंग्विश जूरिस्ट होता है। तो ये इन्वेस्टिगेट करते हैं चार्जेस। तो फ्लॉ यहीं पे है कि यहाँ पर अगर इन्होंने एडमिट ही नहीं किया स्पीकर या चेयरमैन ने, तो फिर यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन ही नहीं होगा। तो कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि मिसबिहेवियर का प्रूफ इन्वेस्टिगेशन से आएगा, लेकिन स्पीकर इन्वेस्टिगेशन से पहले ही जो है मोशन रिजेक्ट कर सकता है। तो एक्ट की एडमिसिबिलिटी के क्लियर क्राइटेरिया लिखे ही नहीं गए, तो इससे आर्बिट्रेरीनेस का जो रिस्क है वो बढ़ता है। और इन्वेस्टिगेशन बोलते हैं वो तो बाद में होती है। अगर मोशन एडमिट हो जाए तो कमेटी बनती है 3 मेंबर की, सुप्रीम कोर्ट जज, डिस्टिंग्विश जूरिस्ट और जो चीफ जस्टिस हाई कोर्ट के हैं। तो ये डीप प्रोफेशनल इन्वेस्टिगेशन करते हैं। तो अगर गवर्नमेंट नहीं चाहती तो जो 100 एमपीज़ वाला ये भी कंडीशन है कि एमपीज़ का साइन होना चाहिए, इस थ्रेशोल्ड पर भी ब्लॉक लगा सकती है। तो इससे सीरियस कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न
जो है वो इनइफेक्टिव हो जाता है। तो ये स्पीकर या चेयरमैन का जो मोशन रिजेक्ट करने वाला पावर है, लॉ का सबसे बड़ा लूपहोल है और इस प्रोविज़न को बोलते हैं कि रिविज़िट और रिफ़ॉर्म करने की इसको ज़रूरत है। फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पे लोअरिंग द एज ऑफ जुवेनिलिटी फॉर क्राइम्स इज़ अ स्टेप बैक। तो यहाँ पे बोलते हैं जुवेनाइल जस्टिस जो एक्ट है 2015 का, उसका बेसिक आइडिया ये है कि जो बच्चे हैं वो एडल्ट से अलग होते हैं, उनका दिमाग अभी डेवलप हो रहा होता है और वो रिफॉर्म भी हो सकते हैं। लेकिन जो 2012 का दिल्ली गैंग रेप केस के बाद लॉ थोड़ा-सा प्यूनिटिव हो गया और जो ट्रांसफ़र सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ। ट्रांसफ़र सिस्टम क्या है? तो इस सिस्टम के अंदर जो 16 से 18 साल के बच्चे अगर हीनियस ऑफेंस कोई करते हैं, जिसमें मिनिमम 7 साल की पनिशमेंट होती है, तो इसके अंदर अगर बच्चे अक्यूज़्ड हैं, तो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड जो है उनका प्रिलिमिनरी असेसमेंट करता है, देखता है उनकी मेंटल कैपेसिटी, कॉन्सिक्वेंसेस समझने की एबिलिटी है कि नहीं है। फिर डिसाइड होता है कि ये केस एडल्ट की तरह ट्रीट होगा या चाइल्ड की तरह। तो नया बिल क्या चाहता है? न्यू बिल बेसिकली बोलते हैं दिसंबर 2025 में एक प्राइवेट मेंबर बिल की तरह आएगा और ये क्या करने की कोशिश कर रहा है कि जो 16 साल की एज है, इसको और भी घटाकर 14 से 18 साल करना चाहता है। मतलब 14-15 साल के बच्चे भी जो है एडल्ट क्रिमिनल प्रोसेस और जेल के रिस्क में आ सकते हैं। तो प्रॉब्लम क्या है इसमें, इस सिस्टम में बोलते हैं कि जो मेंटल कैपेसिटी है, ये इसको नापने का कोई साइंटिफिक टूल नहीं बना है। डिसीज़न ये सब्जेक्टिव होता है कि बच्चा इसमें जो डिसीज़न लिया जाता है सब्जेक्टिव होता है, जैसे बच्चा डरा हुआ लगा या नहीं, गलत समझ रहा है या फिर नहीं समझ रहा था। तो सेम सिचुएशन में बच्चों के साथ अलग-अलग ट्रीटमेंट होता है और फोकस रिहैबिलिटेशन से हटकर ब्लेम और पनिशमेंट पर चला जाता है। तो क्राइम डेटा की अगर बात कहें तो क्राइम डेटा क्या कहता है कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो 2023 के मुताबिक जुवेनाइल क्राइम सिर्फ जो टोटल क्राइम्स है उसका 0.5% है और 79% ऑफेंडर्स जो है 16 से 18 साल के बीच के हैं। तो 14 से 16 साल के बच्चे क्राइम्स के मेन सोर्स नहीं है, ऐसा बोलना है। तो यहाँ रियल प्रॉब्लम बोलते हैं कि क्या है कि बच्चे बहुत से जो पॉवर्टी है उसमें है, नेग्लेक्ट उनका हो रहा है, अब्यूज़ हो रहा है, उसकी वजह से इस सिस्टम में आ जाते हैं। तो और इसमें अर्ली इंटरवेंशन पर फोकस किया गया है। क्राइम होने के बाद पनिशमेंट देने के बजाय बच्चों को अर्ली स्टेज में ही सपोर्ट दिया जाए, जिसमें एजुकेशन, फैमिली सपोर्ट, मेंटल हेल्थ केयर, काउंसलिंग ये सब दी जाए। सेकंड बोलते हैं कि रिहैबिलिटेशन एंड रीइंटीग्रेशन को स्ट्रॉन्ग करना होगा। जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम को गोल पनिशमेंट नहीं, रिफॉर्म होना चाहिए। बच्चों को सोसाइटी में वापस लाने के लिए उनको स्किल डेवलपमेंट, एजुकेशन कंटिन्यूटी होना चाहिए, कम्युनिटी बेस्ड प्रोग्राम होना चाहिए। फिर जो थर्ड बोलते हैं कि ट्रांसफ़र सिस्टम को एक्सपेंड ना करो, कि ट्रांसफ़र सिस्टम ऑलरेडी आर्बिट्रेरी और फ्लॉड है। इसमें 14 साल तक एक्सटेंड करना गलत है। अगर एज कम करना इनइक्वालिटी और डिस्क्रिमिनेशन को और भी बढ़ा देगा बोलते हैं। फोर्थ बोलते हैं कि इंस्टीट्यूशन को स्ट्रॉन्ग करो। जुवेनाइल जस्टिस जो बोर्ड्स हैं, चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस हैं और जो सोशल वर्कर्स हैं, इन सब की ट्रेनिंग अकाउंटेबिलिटी और रिसोर्सेज इनको दिया जाए। और फिफ्थ बोलते हैं यहाँ पे कई बच्चे क्राइम में इसलिए आते हैं क्योंकि उनको पॉवर्टी, अब्यूज़ और नेग्लेक्ट है, तो उन्हें क्रिमिनल नहीं, चाइल्ड इन केयर और नीड ऑफ केयर के लेंस से देखा जाए। और सिक्स्थ बोलते हैं कि डेटा बेस्ड पॉलिसी बनानी जाए। बोलते हैं कि जो पॉलिसी है वो फैक्ट्स और एविडेंस के बेसिस पे बननी चाहिए। फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पे, द कंडक्ट ऑफ गवर्नर्स हैज़ अंडरमाइंड देयर कॉन्स्टिट्यूशनल रोल। तो यहाँ पर बोलना है कि 20 जनवरी को तमिलनाडु के जो गवर्नर हैं और आर.एन. रवि और केरला के जो गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथन आर्लेकर, इन्होंने लेजिस्लेटिव असेंबली में एड्रेस इनके जो लेजिस्लेटिव असेंबली में एड्रेस है, उन्होंने फिर से डिबेट छेड़ दी है कि जो नॉन बीजेपी रूल्ड स्टेट्स हैं उसमें गवर्नर की रोल्स कितनी कॉन्स्टिट्यूशनल है। तो जो गवर्नर का असेंबली एड्रेस है वो क्या होता है कि हर साल असेंबली का जो फर्स्ट सेशन होता है उसमें गवर्नर स्टेट गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ जो है एक स्पीच के थ्रू पढ़ते हैं। तो ये स्पीच गवर्नर खुद नहीं लिखता बल्कि स्टेट कैबिनेट जो है उसे अप्रूव करती है या लिखती है। तो गवर्नर का काम सिर्फ वर्ड टू वर्ड पढ़ना होता है, यही कन्वेंशन रहा है हमेशा से। तो यहाँ पर प्रॉब्लम क्या हुई कि तमिलनाडु में जो तमिलनाडु के गवर्नर हैं, स्पीच पढ़ने से उन्होंने मना कर गए और वॉकआउट कर दिया, ये बोलकर कि स्पीच में कुछ गलत क्लेम्स हैं, अनसब्सटैंशिएटेड क्लेम्स हैं और मिसलीडिंग क्लेम्स हैं। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल जो कन्वेंशन रहा है उसका वायलेशन है, क्योंकि गवर्नर्स को स्पीच पर एग्री या डिसएग्री करने का राइट नहीं होता है, ऐसा बोलते हैं इसमें। तो केरला में क्या हुआ, केरला का में बोलते हैं कि स्पीच के दौरान जो कैबिनेट अप्रूव्ड पार्ट्स हैं
उनको केरला के गवर्नर ने स्किप कर दिया अपने एड्रेस में और कुछ एक्स्ट्रा लाइंस जो है उसमें ऐड कर दी। आर्टिकल का कहना है कि कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन ये है कि गवर्नर को कैबिनेट अप्रूव्ड जो एग्जैक्ट टेक्स्ट होता है वही पढ़ना होता है। इंडियन सिस्टम वेस्टमिंस्टर पार्लियामेंट्री मॉडल पर बेस्ड है, जहाँ ब्रिटिश मोनार्क भी जो है स्पीच में कोई बदलाव नहीं करता। इसीलिए जो फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं उन्होंने आर वेंकट रमन, उन्होंने गवर्नर्स को स्टेट गवर्नमेंट के माउथ पीसेस कहा था। और गवर्नर जो आर एन रवि हैं उनके रिपीटेड वायलेशन से परेशान होकर जो तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर हैं एम के स्टालिन, उन्होंने सजेशन दिया है कि जो साल की पहली फर्स्ट सेशन में गवर्नर की एड्रेस की जो परंपरा है उसको ही हटा दिया जाए। और कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल जो 87 और जो 176 है इस एड्रेस को मैंडेटरी बनाते हैं। जो आर्टिकल का कंक्लूजन है कि अगर आर्टिकल्स ये हटा भी दिए जाते हैं तो प्रेसिडेंट और गवर्नर के पास एड्रेस करने का पावर आर्टिकल 86 और 175 के थ्रू बना रहेगा। तो रियल बात ये है कि गवर्नर्स को कॉन्स्टिट्यूशन के जो लेटर और स्पिरिट दोनों का रिस्पेक्ट करना चाहिए और अपने रोल्स के लिमिट जो है वो क्रॉस नहीं करने चाहिए। फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पे, द बेनिफिट्स ऑफ क्रॉस बॉर्डर सीबीडीसी पेमेंट्स कुड आउटवे कॉस्ट। तो आरबीआई चाहता है कि जो ब्रिक्स कंट्रीज हैं, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, अपनी डिजिटल करेंसीज यानी कि सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसीज को आपस में लिंक करें। तो आरबीआई ने सजेस्ट किया है कि ये प्रपोजल 2026 का जो ब्रिक्स समिट है उसमें एजेंडे का हिस्सा बनाया जाए, जो कि इंडिया में होने वाला है। तो आरबीआई का क्रिप्टो पर ओवरऑल स्टैंड क्या है कि जो प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज हैं जैसे कि बिटकॉइन हो गया, और आरबीआई हमेशा से स्केप्टिकल रहा है इसके लिए, क्योंकि इसकी हाई वॉलेटिलिटी है, फ्रॉड रिस्क है, प्लस पब्लिक वेल्थ का लॉस होता है। तो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी जो डिजिटल रुपये है, आरबीआई इसके लिए सपोर्टिव है। और क्योंकि ये गवर्नमेंट गारंटीड होती है, इंटरेस्ट नहीं मिलता, स्पेकुलेशन कम है और ब्लॉकचेन यूज़ होता है इसमें। तो यहाँ पर बोलते हैं कि इंडिया के पास ऑलरेडी यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस है जो कि फास्ट, फ्री और वाइडली एक्सेप्टेड है। इसलिए इंडिया के अंदर डिजिटल रुपी का यूज़ लिमिटेड है और इसीलिए आरबीआई का फोकस इंटरनेशनल पेमेंट्स पर है। तो यहाँ पर बोलते हैं कि जो ब्रिक्स कंट्रीज जो सेंट्रल बैंक जो डिजिटल करेंसीज है उनको लिंक करने का फ़ायदा क्या है कि क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स बेटर होंगे। इसमें ऑलरेडी जो है ब्लैक मनी, मनी लॉन्ड्रिंग ये सब इन्वॉल्व होता है। और ब्लॉकचेन इसमें जो यूज़ होगा वो ट्रांसपेरेंट होगा, इम्यूटेबल होता है और बेटर ट्रैकिंग हो सकती है। पेमेंट्स को नेशनल आईडीज़, टैक्स सिस्टम से लिंक किया जा सकता है। तो सैंक्शंस का वर्कआउट कैसे रहेगा कि रशिया और ईरान स्विफ्ट जो सिस्टम है, इंटरनेशनल मैसेजिंग सिस्टम, इससे कट ऑफ है। और जो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी से उनके साथ पेमेंट इजी हो जाएंगे। तो रिस्क क्या है, लेकिन सबसे बड़ा रिस्क है यूएसए का रिएक्शन। डोनाल्ड ट्रंप पहले ही वार्न कर चुके हैं कि डॉलर से दूर गए तो एक्स्ट्रा टैरिफ लगेंगे। और ब्रिक्स की जो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी है वो उसका एम है कि डॉलर की डिपेंडेंसी को कम करना। इंडिया के लिए कैलकुलेशन क्या है कि ऑलरेडी जो है हाई टैरिफ लगे हुए हैं इंडिया पे। क्वेश्चन ये है कि और थोड़ा एक्स्ट्रा टैरिफ से ज़्यादा नुकसान होगा या फिर सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी के बेनिफिट से ज़्यादा फ़ायदा होगा। डोमेस्टिक लेवल पर जो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी है वो उतनी यूज़फुल नहीं है, लेकिन इंटरनेशनल पेमेंट्स में सीबीडीसी इंडिया के लिए स्ट्रैटेजिक वेपन हो सकता है। लेकिन डिसीजन जियोपॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स दोनों को देख कर लेना होगा। अब मेरे पेन में कुछ इसमें ग्लिच आ गया है टेक्निकल, तो इसकी वजह से मैं रीड कर देता हूँ आपको। फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पे, शुड करप्शन चार्जेस नीड प्रायर सैंक्शन। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के 2 जज बेंच ने प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 के सेक्शन 17A की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी पर स्प्लिट वर्डिक्ट दिया है। और सेक्शन 17A कहता है कि किसी पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ अगर एलिगेशंस उसके ऑफिशियल डिसीजन या रिकमेंडेशन से रिलेटेड हो तो इन्वेस्टिगेशन शुरू करने से पहले गवर्नमेंट की प्रायर अप्रूवल ज़रूरी है। यानी उसके करप्शन के खिलाफ चार्जेस इन्वेस्टिगेट करने से पहले गवर्नमेंट की प्रायर परमिशन लेनी होगी। तो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 का पर्पज़ पब्लिक सर्वेंट्स द्वारा किए गए जो ब्राइबरी, अनड्यू एडवांटेज और क्रिमिनल मिसकंडक्ट जैसे ऑफेंसेस को पनिश करता है। सेक्शन 17 जो है इसका, उसमें 2018 में इसलिए ऐड किया गया ताकि जो ऑनेस्ट ऑफिसर्स को फ्रिवलस और मलिशियस कंप्लेंट्स से बचाया जा सके, क्योंकि फियर की वजह से ऑफिशियल डिसीजंस लेने में कतराते हैं और पॉलिसी पैरालिसिस भी हो सकता है। तो इन केसेस में जो केवी विश्वनाथन ने सेक्शन 17A को लार्जली वैलिड माना, लेकिन कहा है कि अप्रूवल इंडिपेंडेंट बॉडी के थ्रू होना चाहिए, गवर्नमेंट के थ्रू नहीं, जिसमें इंडिपेंडेंट बॉडी लोकपाल या लोकायुक्त हो, उसके बाइंडिंग ओपिनियन पर बेस्ड होना चाहिए कि जो है अब इन्वेस्टिगेशन हो या ना हो, ना कि सिर्फ गवर्नमेंट के डिसीजन पर बेस्ड हो। वहीं जो बीवी नागारथा हैं उन्होंने सेक्शन 17A को अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताया और कहा कि ये पहले
स्ट्राइक डाउन किए गए प्रोविज़न का ही नया वर्ज़न है और आर्टिकल 14 जो इक्वालिटी बिफोर लॉ है उसको वायलेट करता है। तो अब ये मैटर बेसिकली लार्जर बेंच के पास जाएगा। आर्टिकल ने साथ ही रिफॉर्म सजेस्ट भी किए हैं जिसमें कि फास्ट ट्रायल्स, गिल्टी ऑफिसर्स को स्ट्रिक्ट पनिशमेंट हो और फॉल्स कंप्लेनेंट्स पर पेनल्टी हो ताकि करप्शन और मिसयूज़ दोनों पर कंट्रोल हो। तो व्हाट इज़ बिहाइंड चाइनाज़ लेटेस्ट मिलिट्री ड्रिल्स अराउंड ताइवान? तो यहाँ पे यह बोला गया है कि जो चाइना ताइवान पर प्रेशर बना रहा है, चाइना अपनी आर्मी पीपल्स लिबरेशन आर्मी के थ्रू 29-30 दिसंबर को ताइवान के आसपास एक बड़ा मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहा था जिसका नाम जस्टिस मिशन 2025 था। तो चाइना कहता है कि ताइवान उसका हिस्सा है, इसीलिए वो इसे अपनी सॉवरेनिटी और नेशनल यूनिटी का इशू मानता है। तो इस ड्रिल में चाइना ने कई सारे फाइटर जेट्स, नेवी शिप्स, मिसाइल्स का यूज़ किया और 90 एयरक्राफ्ट की जो सेंट्रल लाइन ताइवान के स्ट्रेट को क्रॉस कर गई। मिसाइल ताइवान के बिल्कुल पास समुद्र में गिरा है। तो चाइना का मैसेज था कि ताइवान अगर इंडिपेंडेंस की बात करेगा या फॉरेन कंट्री इंटरफेयर करेगा तो चाइना चुप नहीं बैठेगा। और बैकग्राउंड में डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का जो $11 बिलियन का आर्म्स डील है ताइवान के साथ, वो भी एक रीज़न है। तो ताइवान ने इसे प्रोएक्टिव और धमकी भरा एक्शन कहा। तो यूरोपियन यूनियन और जापान ने भी जो है टेंशन बढ़ने पर कंसर्न जताया है। ओवरऑल बोलते हैं कि ये ड्रिल्स चाइना, ताइवान, यूएस टेंशन को और ज़्यादा सीरियस बना रही है। फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पे जियोपॉलिटिकल टेंशंस पॉइंट टू एलिवेटेड रिस्क, पॉलिसी अनसर्टेनिटी। तो यहाँ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जनवरी बुलेटिन के मुताबिक दुनिया में जियोपॉलिटिक्स का रिस्क अभी भी हाई है। जैसे मिडिल ईस्ट का कॉन्फ्लिक्ट हो गया, रशिया यूक्रेन की अनसर्टेनिटी हो गई, वेनेजुएला में यूएस का इंटरवेंशन, ग्रीनलैंड का जो है डिस्प्यूट हो गया। तो इससे ग्लोबल जियो इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी बनी हुई है। लेकिन आरबीआई ऑफिशियल्स का कहना है कि इन सब के बीच इंडिया की इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है। 2025-26 में इंडिया वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी बनी रहेगी और एक्सपोर्ट्स डाइवर्सिफाई हो रहे हैं और इंडिया जो है 14 ट्रेड नेगोशिएशंस में इंगेज्ड है। तो बैंकिंग सिस्टम रेजिलिएंट है, इन्फ्लेशन कंट्रोल में है और क्रेडिट ग्रोथ भी स्ट्रांग है। तो आरबीआई का मानना है कि बैलेंस रेगुलेशन, रिफॉर्म्स और स्टेबिलिटी से लॉन्ग टर्म ग्रोथ सपोर्ट मिलेगा। फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पर रेज फोकस ऑन क्रिटिकल स्ट्रेटेजिक मिनरल्स ऑफिशियल। तो यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ने प्लान बनाया है कि 2026 से 2031 के दौरान मिनरल एक्सप्लोरेशन को काफ़ी एक्सेलरेट किया जाए, खासकर स्ट्रेटेजिक और क्रिटिकल मिनरल्स पर फोकस के साथ। तो मिनिस्ट्री ऑफ सेक्रेटरी जो है मिनिस्ट्री सेक्रेटरी उन्होंने कहा, तो यहाँ पर बोला गया कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को 500 एक्सप्लोरेशन प्रोजेक्ट्स लेने को कहा गया है जिसमें 300 क्रिटिकल मिनरल से रिलेटेड होंगे। तो गवर्नमेंट का टारगेट है 2030 तक जो कंट्री का कंप्लीट जियोलॉजिकल मैपिंग करना है, स्पेशली हाई पोटेंशियल एरियाज़ का। तो फंडिंग के लिए नेशनल मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट के फंड्स यूज़ करने पर जोर दिया गया है क्योंकि करंट जियोपॉलिटिकल सिचुएशन में डिले इंडिया के लिए कॉस्टली हो सकता है। फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पे ट्रम्प कॉल्स फॉर इमीडिएट टॉक्स ऑन ग्रीनलैंड बट रूल्स आउट यूज ऑफ फोर्स। तो डोनाल्ड ट्रम्प ने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के डेवॉस स्पीच में ग्रीनलैंड को एक्वायर करने के लिए इमीडिएट टॉक्स की डिमांड की। ट्रम्प ने कहा कि ग्रीनलैंड यूएस की नेशनल और इंटरनेशनल सिक्योरिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और सिर्फ अमेरिका ही इस आर्कटिक रीजन को प्रॉपरली प्रोटेक्ट कर सकता है। तो उन्होंने डेनमार्क को वार्निंग देते हुए कहा कि यस या नो का चॉइस उनके पास है, लेकिन साथ ही क्लियर किया कि वो मिलिट्री फोर्स यूज़ नहीं करना चाहते। और ट्रम्प ने कहा कि यूएस के पास अनस्टॉपेबल फोर्स है पर वो डेनमार्क जैसे नेटो एलाइज के खिलाफ यूज़ नहीं करेगा। इस इशू पर नेटो चीफ जो मार्क रूट है उन्होंने डिप्लोमेसी पर जोर दिया है। तो फ्रांस ने ग्रीनलैंड में नेटो एक्सरसाइज का प्रपोजल दिया जबकि जो इमैनुअल मैक्रोन है उन्होंने ट्रम्प के थ्रेट्स को अनएक्सेप्टेबल बताया है। तो ग्रीनलैंड के पीएम ने भी सिक्योरिटी कंसर्न्स जो है इस चीज़ पे कंसर्न्स रेज किए हैं। फिर जो नेक्स्ट यहाँ पे विल नॉट यील्ड टू प्रेशर फ्रॉम द यूएस सेज स्टारमर। तो यहाँ पे यूनाइटेड किंगडम के प्राइम मिनिस्टर कीर स्टारमर ने पार्लियामेंट में क्लियर किया कि वो डोनाल्ड ट्रंप के प्रेशर में आकर ग्रीनलैंड पर अपना स्टैंड नहीं बदलेंगे। उन्होंने कहा कि टैरिफ की धमकी के बावजूद ब्रिटेन अपने प्रिंसिपल्स और वैल्यूज से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा। तो उन्होंने ये भी कहा कि ट्रेड वॉर से बचने के लिए ट्रम्प से डायलॉग जरूरी जारी रखेंगे। फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पे अकार्नी डॉक्ट्रिन फॉर अ थर्ड वे इन ग्लोबल पॉलिटिक्स। तो यहाँ पर कनाडा के प्राइम मिनिस्टर मार्क कार्नी ने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम डेवॉस में दुनिया के लिए एक थर्ड पाथ प्रपोज किया जिसमें कि यूएस चाइना राइवलरी से दूर रहकर वैल्यू बेस्ड रियलिज्म पर जो बेस्ड हो। और कार्नी का मानना है कि अब पूरा पुराना जो लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर है वापस नहीं आएगा क्योंकि वो एक इल्यूजन था और करंट इंस्टेबिलिटी सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप की वजह से नहीं है। उनका फ्रेमवर्क मिडिल पावर्स के लिए रेलिवेंट है, खासकर इंडिया के लिए जहां स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी इंपॉर्टेंट रही है। तो यहाँ पे मार्क कार्नी जब कहते हैं कि उनका फ्रेमवर्क मिडिल पावर्स के लिए रेलिवेंट है
तो उनका मतलब है कि ऐसे कंट्रीज़ जो ना सुपर पावर्स हैं, ना ही वीक कंट्रीज़ हैं, एग्ज़ाम्पल इंडिया, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील ये सब। तो इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि इंडिया हिस्टोरिकली स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी फ़ॉलो करता है। तो इसका मतलब है कि इंडिया किसी एक सुपर पावर का कैंप में फुली अलाइन नहीं होता, अपने नेशनल इंटरेस्ट के हिसाब से डिसीज़न लेता है। तो यहाँ पर बोलते हैं, कार्नी कहते हैं कि अगर मिडल पावर्स अगर एक साथ मिलकर काम करें तो हेजेमोनस जो पावर्स हैं उनके प्रेशर से बचा जा सकता है। तो ये था पूरा आज का हमारा द हिंदू का न्यूज़ डिस्कशन। तो कैसा लगा बताइएगा, लाइक कर लीजिएगा मेरा वीडियो, कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा मेरे चैनल। तो थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन।